वेलकम बैक। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। मार्सलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। और सौरभ ने पिछले 5 साल में पीएमएस में काफ़ी तहलका मचाया है और काफ़ी कम समय में इनका फंड जो है वो काफ़ी लार्ज साइज्ड पीएमएस में इंडिया में जुड़ गया है। ऑब्वियसली उससे पहले सौरभ सेल साइड में रह चुके हैं और पहले लंदन में थे और इंडिया में एम्बिट में सौरभ काम कर चुके हैं। बस सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि आप मार्केट पर ज़्यादा टॉप डाउन बात करते नहीं हैं इसके, और आपके साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करने में मज़ा आता है, इसके लिए मैं सीधा उसी से शुरुआत करूंगा। एक जो बहुत बड़ी होल्डिंग है आपकी अक्रॉस पोर्टफोलियोज वो है बजाज फाइनेंस। और मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि अब जो जियो फाइनेंस जो कैपिटलाइज हो चुकी है और एक एंटिटी बन चुकी है, उसको लेकर क्या बजाज फाइनेंस के मोड पर आगे जाकर फर्क पड़ेगा या आपको लगता नहीं कि उससे कुछ इम्पैक्ट आएगा इसमें? चलो, पहली बात तो टॉप डाउन पे बात क्यों नहीं करता। आई कैन टॉक ऑल मॉर्निंग, सारी सुबह मैं आपके साथ टॉप डाउन कर सकता हूँ, किसी का कोई फायदा नहीं होता। मनोरंजन जरूर होगा आपके दर्शकों का, बट कमाई के इलाके में बॉटम अप करने से ही एब्सोल्युटली। कमाई की हिंदुस्तान में। आते हैं बजाज फाइनेंस पे। अगर हम जियो फाइनेंस का कैपिटलाइजेशन देखें, कुछ भयंकर मात्रा में जियो फाइनेंस कैपिटल लेके प्रवेश नहीं कर रहा। अगर हम पूरे एनबीएफसी इंडस्ट्री की जो कैपिटलाइजेशन है, करीबन उसकी कैपिटलाइजेशन के मुकाबले जियो फाइनेंस 4-5% एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रहा है। राइट। सो पहली पहली बात तो है कि ऐसा कुछ मैसिव स्केल का एंट्री है। जिस प्रकार से टेलीकॉम पे जियो का प्रहार रहा था, उस प्रकार से अनलाइकली है कि जियो का फाइनेंस पे रहेगा, बिकॉज कैपिटल उस पैमाने पे जियो ला नहीं रहा इंडस्ट्री में। दूसरी बात है, अंडर राइटिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंडर राइटिंग में जिस खूबी से बजाज फाइनेंस ने लास्ट 10-15 साल में किया है, उस प्रकार का टेक्नोलॉजी, उस प्रकार की एल्गोज, उस प्रकार का डेटा हिंदुस्तान में और किसी के पास है नहीं। जरूर ये बात जरूर है कि जियो का विशाल टेलीकॉम का कारोबार है, बट टेलीकॉम का कारोबार और उस पर जो डेटा इकट्ठा होता है और लोन अंडर राइटिंग में जिस प्रकार का डेटा चाहिए, जिस प्रकार की कला चाहिए, जिस प्रकार की एल्गोरिथम्स चाहिए, वो एक दूसरी चीज है। हिंदुस्तान में अब तक कोई दूसरा बजाज फाइनेंस का मुकाबला कर नहीं पाया। अगर कोई आसपास आ पाया है बजाज फाइनेंस की, वो होगा चोलामंडलम, जो भी हमारी दूसरा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। और तीसरी बात करते हैं बजाज फाइनेंस की खुद की जो हिस्टोरिकल जो तजुर्बा रहा है। अगर हम गए दशक की बात करें, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आया था, डीएचएफएल आया था, कई कंटेंडर्स आए थे, मुकाबला करने का कोशिश किया, उनके दांत खट्टे किए बजाज फाइनेंस ने, और आज ये एनबीएफसी का सरताज बना बैठा है। तो जरूर अच्छी टक्कर होगी जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस के। मेरी उम्मीद है कि बजाज फाइनेंस अपने गेम को और रेस करेगा। बट जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारे फ्लैगशिप पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का ये बड़ा बड़ा हिस्सा है, और दबा के कमाई किया इसने हमारे क्लाइंट्स के लिए गए 5 सालों में। ठीक है, चलिए बजाज फाइनेंस की बात होगी। अच्छा, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था और उसमें एक और स्टॉक जो मुझे लिटिल चैंपियंस में स्ट्राइक किया, मेरे ख्याल से हमने इसकी बात पहले की नहीं है, मैस फाइनेंशियल। मेरे ख्याल से 31 मई तक आपका 7% होल्डिंग इसमें थी। ये मैं कंपनी की प्रोफाइल देख रहा था, ये एकदम लोएस्ट जो स्ट्रेटा है उसको एड्रेस करती है। यहाँ पर बुलिशनेस के क्या रीजंस हैं सौरभ, और यहाँ पर आपने क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? तीन प्रकार का अलग अलग प्रकार का लैंडिंग करता है मैथ्स। और अनुज, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, ये काफी सालों से हमारे लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में है। पहला काम तो एक मैथ्स करता है कि जो गुजरात में जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उनको फाइनेंस करता है। जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स जिनके लिए मानिए दिक्कत होगी एचडीएफसी बैंक से लोन पाना या किसी पीएसयू से लोन पाना, छोटे प्रॉपर्टी डेवलपर्स, उनको मैथ्स फाइनेंस करता है। दूसरा कारोबार करता है मैथ्स की जो एनबीएफसीज हैं, छोटे छोटे एनबीएफसीज हैं गुजरात के शहरों में, उनको मैथ्स फाइनेंसिंग देता है। और तीसरा है मैथ्स की खुद की जो लोन बुक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम डेवलपर्स एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनबीएफसीज। एक कमाल की एनबीएफसी है ये। 25-27% आरओई पे काम किए बहुत सालों तक। आईपीओ हुए 16-17 साल हो गए। कभी डायल्यूशन की जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज आरओई इतनी हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी इतनी ऊंची है कि विदाउट फ्रेश इक्विटी रेज किए ये बिजनेस आराम से
20-25% पे लोन बुक ग्रो कर सकता है। हिंदुस्तान के इस प्रकार की एक्चुअली इकलौती एनबीएफसी है, वेरी हाई आरओईज, उसकी वजह से, इतने हाई आरओईज होने की वजह से आप 20-25% का लोन ग्रोथ दिखा सकते हो, फिर भी कोई डायल्यूशन की दरकार नहीं होती। नीश प्ले है। कुछ हद तक जिस प्रकार का काम ग्रू फाइनेंस करता था बंधन बैंक के एक्विजिशन के पहले, जिस प्रकार का काम ग्रू करता था, ग्रू हमारे पोर्टफोलियो में हुआ करता था 4 साल पहले तक, उस प्रकार का नीश काम मैच करता है। ये डिस्क्लेमर देते हुए इन सारे स्टॉक्स में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरा खुद का निवेश है, मार्सेलस के 10,000 क्लाइंट्स का निवेश है, और मेरे माँ बाप का भी निवेश है इन स्टॉक्स में। सौरभ जी, ये डिस्क्लेमर आप हमेशा देते हैं और सुन के अच्छा भी लगता है। अच्छा, एक और स्टॉक आपकी इसी डिस्क्लेमर में जो फॉल होता है वो है, गिरेगा आके, वो है टीसीएस। सर, आपने इस बार की अर्निंग्स को देखा और मोटे तौर पे 2-3 चीज़ें थी, थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, लेकिन इस बार एक बड़ी चीज़ थी जिसने अपना इंप्रेशन बीते 6 महीने में छोड़ा है पूरे आईटी पे, दैट्स एआई। इन बदले सर्कमस्टेंसेस में आप टीसीएस को कैसे देखते हैं, और एआई का मतलब टीसीएस के लिए क्या है? थोड़ा सा इसको सरोकार को समझाइएगा सर। देखिए, हमारे रिसर्च के मुताबिक एआई इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। स्पेसिफिकली जो लार्जर प्लेयर्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस प्रकार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये बेहद पॉजिटिव है। किस लिए ऐसा है? तो पहली बात है कि जो विश्व के जो बड़े कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज मान के चलिए, उनका अभी भी सिर्फ 30% माइग्रेशन क्लाउड में हुआ है। 70% माइग्रेशन, 70% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज अभी भी क्लाउड से बाहर है। एआई की वजह से इनका क्लाउड की तरफ जाना और जरूरी बन जाता है और अर्जेंट बन जाता है। सो एआई इज अ ड्राइवर ऑफ क्लाउड माइग्रेशन which will result in more work for TCS। दूसरा, एआई का जो खुद का काम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि आई थिंक अगले महीने से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर, अगर आप एआई चाहते हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एआई का जो खुद का पेनिट्रेशन है हर प्रकार के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में, वो सेल्स फोर्स हो, एसएपी हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, वो धनाधन बढ़ेगा अगले 1 साल में। बिकॉज हर एक कंपनी, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अप्रोच करके बोलेगी, आप एआई जोड़ दीजिए अपने प्रोडक्ट के साथ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कीजिए और आप कमाइए। ये वाला जो सिलसिला है एआई को इंटीग्रेट करना एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट पैकेजेस के साथ, वो भी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए काम क्रिएट करेगा। और तीसरी चीज, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, उनके लिए लेबर शॉर्टेज एक जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। लोगों की कमी है वहां पे, जहाँ पे लोगों की कमी है वहां पे नेचुरली एआई का डिमांड रहेगा। वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स को एआई की दरकार है, एआई की दरकार है तो खर्चा करेंगे और क्लाउड में माइग्रेट करेंगे। इस सारे चीजों से इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए काम बनेगा। और आपको ये दिख रहा है, जैसे आपने टीसीएस की बात की, अब देखिए इस क्वार्टर भी और पिछले क्वार्टर भी $10 बिलियन की डील विंस अनाउंस किए हैं। मंदी के दौरान $10 बिलियन का डील विंस अनाउंस करना मतलब आउटलुक अच्छा है, काम बहुत सारा है, इसलिए हम टीसीएस भी काफी भारी पैमाने पे लेकर शांति से बैठे हुए हैं कई क्वार्टर से। ओके, अच्छा सौरभ जी, पिछले 2-3 महीने से एक स्टॉक ने काफ़ी ट्रेड स्विंग्स तो दिए हैं। हमें डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस, और अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो मेट्रोपोलिस आपने ऐड भी किया है। एक बहुत बड़े डिप के बाद अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से सर आपने 1200, 1300, 1400 की रेंज में शायद मेट्रोपोलिस लिया है। आई एम नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्टेड इन प्राइस, बट आपका आउटलुक क्या है मेट्रोपोलिस पे इस वक्त, और इस प्राइस पे लेने का तर्क क्या था मेट्रोपोलिस को? देखिए, मेट्रोपोलिस आधे होने के बाद हमने लिया, क्यों लिया? मुंबई का इलाका, स्पेसिफिकली मुंबई का इलाका और जनरली वेस्टर्न इंडिया में मेट्रोपोलिस का फ्रैंचाइज पुराना है, जमा हुआ है और प्रॉफिटेबल है। जैसे जैसे हम कोविड से बाहर आए, मेट्रोपोलिस का फ्रैंचाइज एक्सक्लूडिंग कोविड ग्रोथ दिखाता रहा। मेट्रोपोलिस के फ्रैंचाइज में स्पेसिफिकली जो हायर एंड टेस्ट है, उसकी डिमांड बढ़ती रही। एंड जो स्टॉक का आधा हो रहा था कोविड के बाद, स्टॉक आधा हुआ। डॉक्टर लाल भी आधा हुआ था, मेट्रोपोलिस भी आधा हुआ था। डॉक्टर लाल को ऑलरेडी हमारी लास्ट ईयर हमने बड़ी होल्डिंग बनाई थी, इस साल मेट्रोपोलिस को हमने लिटिल चैम्प्स में ऐड किया। प्रॉफिटेबल फ्रैंचाइज है, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री है, उनको न्यू एज प्लेयर से कुछ खास कंपटीशन दिख नहीं रही। जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट एक्विटी फंडेड डायग्नोस्टिक लैब्स है, उनकी कुछ खास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। मार्केट शेयर पे कुछ प्रहार नहीं दिखा, मेट्रोपोलिस के मार्केट शेयर को भी प्रहार नहीं दिखा।
और प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, वो भी अच्छी तरह टिका हुआ है। सो हमको लगा कि अच्छी कंपनी, मुंबई इन्वेस्टर इंडिया का लीडर वाजिब दाम पे मिल रहा है, तो बिल्कुल लेना चाहिए। एंड जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे हमारा देश रिचर हो रहा है, ओल्डर हो रहा है, हमारे देश के लोग की पैसे बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, खर्चा जरूर करेंगे। एंड पैथलैब इंडस्ट्री, अभी भी 80% पैथलैब इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है, मॉम एंड पॉप लेवल पे है। तो छोटे छोटे मॉम एंड पॉप प्लेयर्स धीरे धीरे बिक के इधर मेट्रोपोलिस के हाथ बिकेंगे या डॉक्टर लाल के हाथ बिकेंगे, इसलिए दोनों प्लेयर्स को हमने खरीद लिया है। डॉक्टर लाल हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो में है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, और मेट्रोपोलिस हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में है, लिटिल चैम्प्स में। ओके, और क्या यही लॉजिक था जो आई थिंक इस स्टॉक की हमने बात की नहीं है पहले आपसे, टार्सन्स प्रोडक्ट्स, कि अगर आप टेस्ट वेस्ट कराएंगे तो जो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा शायद उसको भी फायदा होगा। यहाँ पर भी आपने एक अच्छी खासी साइजेबल बेट ली है सौरभ। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल जैसे आपने ठीक बोला अनुज, जो डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, विजय डायग्नोस्टिक्स, इस प्रकार के प्लेयर्स के लैब को टार्सन इक्विपमेंट सप्लाई करता है, बट उसके ऊपर ये फार्मा इंडस्ट्री के लैब को भी इक्विपमेंट सप्लाई करता है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के लैब को भी इक्विपमेंट सप्लाई करता है। ये इंडस्ट्री छोटी सी है, कुछ 1200 करोड़ की इंडस्ट्री है, इसमें टार्सन मार्केट लीडर है। कुछ प्राइवेट इक्विटी फंडेड प्लेयर्स इसमें हैं, बट जहां तक हमको खबर आ रही है डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके, मेडिकल इक्विपमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके, प्राइवेट इक्विटी वालों की भारी पिटाई हुई है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड मेडिकल इक्विपमेंट प्लेयर्स की भारी पिटाई हुई है कोविड के बाद। टार्सन्स की पिटाई कम हुई है, रेवेन्यू नंबर्स आर होल्डिंग अप। जैसे कि आप गेस कर सकते हो, अगर कोविड खत्म हुआ तो जाहिर है कोविड रिलेटेड जो पैथलैब की सामग्री है उसकी डिमांड घट जाएगी, चली जाएगी। बट ब्रॉडर स्पेशलिटी केमिकल्स फार्मा इंडस्ट्री की इंडिया में ग्रोथ अच्छी चलेगी, वहां से मेरे को लगता है टार्सन्स का डिमांड आएगा। और दूसरा है एक्सपोर्ट्स करीबन आधा रेवेन्यूज है। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कमजोरी जरूर है। अगर मैं पूरे फार्मा इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करूं, तो एक्सपोर्ट्स में वीकनेस है। पार्ट ऑफ द रीजन सीम्स टू बी यूरोप में कोविड के दौरान इतना सारा उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा था कि यूरोप में आज थोड़ी सी एक्सेस में है मेडिकल इक्विपमेंट। बट ये सारे शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं। कंपनी की जो पोजीशन है इंडिया में मार्केट लीडरशिप की, वो काफी तगड़ी है, प्रोडक्ट अच्छी बनाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रखते हैं, एंड मेरे को ग्रोथ रनवे इसमें काफी लंबा लग रहा है। ओके, चलिए फिर अच्छा, आपके कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में टाइटन ने बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई है, और हर लेवल पर टाइटन को लेकर यही सवाल उठता है कि यहाँ से आगे क्या, और कंपनी कोई ना कोई लीवर ढूंढ ही लेती है। यहाँ से भी क्या ये स्टोरी रिपीट होगी? तो देखिए, मेरे को तो समुद्र लगता है ग्रोथ का। काफी बड़ी कंपनी है, बट संक्षिप्त में मैं तीन एरियाज में फोकस करता हूँ। पहला तो ज्वेलरी का मार्केट अनुज। ज्वेलरी का मार्केट करीबन मेरे अनुमान से 70-80 बिलियन डॉलर का साल में ज्वेलरी की सेल होती है इंडिया में। मैं ब्लैक और व्हाइट दोनों को गिन रहा हूँ। 70-80 बिलियन का टाइटन का मार्केट शेयर उसमें केवल 10% है। ज्वेलरी में अभी भी 90% मार्केट टाइटन को काबू करना है। छोटे छोटे लाखों छोटे छोटे ज्वेलर है जो धीरे धीरे सिमट जाएंगे, और वो टाइटन के जो मार्केट शेयर टाइटन के हाथ आ जाएंगे। दूसरा है चश्मा, राइट। टाइटन बिकम द लार्जेस्ट रिटेलर ऑफ आईवेयर इन इंडिया। अगेन, जैसे आप और मुझ जैसे लोगों को पता है, इंडिया में चश्मा हम छोटे छोटे दुकान से लेते हैं। चेन्स तो कुछ खास है नहीं। चेन जो भी है चश्मा के ऑप्टिशियंस के चेन, वो भी 5-10 आउटलेट्स वाले हैं। टाइटन आई प्लस इंडिया का बाई फार लार्जेस्ट आईवेयर चेन बन गया है। विशाल मार्केट है, एक ही ऑर्गेनाइज प्लेयर है टाइटन आई प्लस, बाकी छोटे छोटे इनफॉर्मल प्लेयर्स हैं, वो भी सिमट जाएंगे। तीसरा मार्केट साड़ीज, राइट। महंगी साड़ियाँ, मेरे ख्याल से ये करीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर का मार्केट है हमारे देश के लेडीज के लिए। महंगी साड़ियाँ, कांजीवरम, बनारसी इत्यादि। यहाँ पे फिर से अगर हम देखें, टाइटन हैज बिकम, तनियरा इनका ब्रांड का नाम है, तनियरा हैज बिकम द लार्जेस्ट रिटेलर। करीबन 50 दुकान है। उनको लगता है शॉप लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है इनकी, स्टोर लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है। तनियरा लार्जेस्ट रिटेलर ऑफ महंगी साड़ियाँ बन चुकी है। सो कई ग्रोथ लीवर्स है। तीन ग्रोथ लीवर्स हमको काफी आसानी से दिख रहे हैं, और इसलिए ग्रोथ रनवे की हमको कोई यहाँ पे ट्रबल नहीं लग रही। एक कमाल की बात बोलता हूँ, लास्ट 20 वर्षों में इस कंपनी ने 2300 गुना कमा के दिया है। और देखिए आज भी
आज भी ग्रोथ का समुद्र आगे है, विच इज वाई वी कॉल दिस कंपनीज कंसिस्टेंट कंपाउंडर। 2300 गुना कमाने के बाद भी सामने ग्रोथ का दरिया, और उस ग्रोथ के दरिया में हम और हमारे क्लाइंट्स को कमाने की इच्छा है। ऑलराइट सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए एज ऑलवेज। चलिए, ये हो गई चर्चा सौरभ से। मार्केट देखिए, आप देखिए आज जो हमारी अप्रोच डिफरेंट थी वो इसीलिए थी कि एक बार आज स्ट्रेंथ में बाय करना है, 19729 क्रॉस हो जाए और उसके ऊपर टिक जाएं आप, तब बाय करना है। और अब सेकंड रेजिस्टेंस जोन की तरफ भी बढ़ रहे हैं 19829। रिलायंस मार्केट को पावर कर रहा है और रिलायंस के साथ लार्सन एंड ट्यूबर और आईटीसी, और अब बैंकों ने भी जुड़ना शुरू किया है, आईसीआईसीआई बैंक। वीरू और मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब नीरज जी को सौंप रहा हूँ। नीरज जी, आज मार्केट डबल सेंचुरी लगाएगा निफ्टी में और मिड कैप इंडेक्स तो लगा ही चुका है ऑल टाइम हाई, और फिर से हम वो काउंटडाउन शुरू आज शायद कर पाएँ, बाय द टाइम क्लोज करें। मुझे भी लगता है क्योंकि 2:30-3 बजे वो यूएस को हम लोग प्रीएम्प्ट कर देंगे कि वहाँ क्या होने वाला। भूमिका हम लोग सुबह बता ही चुके हैं क्या क्या हो सकता है, क्या होना है, तो बन रहा नहीं है। लेकिन हाँ, आज रिलायंस ने ज़बरदस्त प्रदर्शन, 2.5% ऊपर है स्टॉक, और उसी के दम पे इतनी बड़ी, और डेटा बहुत अच्छा है ब्रॉडर मार्केट का, तो हम लोग इंतजार करेंगे। 815 पे इस वक्त चल रहा है, तो इस तेज़ी का मजा लीजिए और आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ।